नमस्कार। आज की जो कहानी है ना, उसमें दो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। एक शांति के लिए, जिस पर भारत ने शिकंजा कस दिया है, और दूसरी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लग रही है, ये तो दक्षिण एशिया की हकीकत है। बिल्कुल। और आज हम इसी उलझे हुए खेल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं? और सवाल ये भी है कि क्या भारत ने अपनी सबसे बड़ी दोस्त को बचाने के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से एक को दांव पर लगा दिया है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। क्योंकि ये जो दो घटनाएं अलग अलग दिख रही हैं ना, वो असल में एक ही बड़ी तस्वीर के दो हिस्से हैं। अच्छा। हाँ, ये तस्वीर है दक्षिण एशिया में बदलते क्या कहते हैं शक्ति संतुलन की, जहां भारत, चीन और अमेरिका के बीच एक नई बिसात बिछ रही है। और बांग्लादेश उसका मैदान बन गया है। वो एकदम सही। आज हम इसी खेल को परत दर परत खोलेंगे। हसीना के अर्श से फर्श तक के सफर से लेकर भारत के यूनुस पर चले दांव तक। ठीक है, तो चलिए शेख हसीना से शुरू करते हैं। मतलब बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, लगातार 4 बार प्रधानमंत्री, और अब मौत की सजा। हाँ, यही बात तो हैरान करती है। ये हुआ कैसे? उनके राज को लेकर हमेशा दो तरह की बातें होती थीं। एक तरफ तो उनके समर्थक थे, जो उन्हें विकास की देवी मानते थे। बिल्कुल, कि उन्होंने देश को हाईवे दिए, डिजिटल बांग्लादेश बनाया और गारमेंट इंडस्ट्री को तो आसमान पर पहुंचा दिया। हाँ, पर एक दूसरा पहलू भी था। उनके आलोचक कहते थे कि ये जो विकास है, ये तानाशाही की कीमत पर आया है। उनके ऊपर विपक्ष को कुचलने, मीडिया का गला घोंटने, मानवाधिकारों के उल्लंघन और चुनावों में धांधली के बेहद गंभीर आरोप लगते रहे। तो एक तरह से उनकी छवि ऐसी थी कि विकास तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरी आवाज बर्दाश्त नहीं। सही। लेकिन फिर भी एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को सीधे मौत की सजा, ये तो किसी भी लोकतंत्र में मतलब लगभग अनसुनी बात है। अदालत ने ऐसा क्या पाया उनके खिलाफ? अदालत ने असल में 3 मुख्य आरोप साबित माने। पहला, राजनीतिक विरोधियों की हत्याओं में शामिल होना। मोह। दूसरा, सत्ता का भयानक दुरुपयोग। और तीसरा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। अब देखिए, उनकी पार्टी आवामी लीग वो तो हमेशा से कहती आई है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, उन्हें फंसाया जा रहा है। हाँ, वो तो कहेंगी। लेकिन असल खेल पर्दे के पीछे बदला। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार आई, सेना का दखल बढ़ा और विपक्ष वो सड़कों पर आक्रामक हो गया। अच्छा। तो इस बदले हुए माहौल ने ही अदालत को शायद वो हिम्मत दी कि वो इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुना सके। तो इसका मतलब ये है कि अदालत का ये फैसला सिर्फ हसीना के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक भूकंप जैसा है। अब बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? क्या सड़कें शांत हैं? शांत तो बिल्कुल नहीं है। हसीना के हटते ही बांग्लादेश की राजनीति जो है वो 3 खेमों में बट गई है। 3 खेमों में? हाँ, एक तरफ हसीना की अवामी लीग है, जो अब एक घायल शेर की तरह है। दूसरी तरफ उनकी पुरानी दुश्मन खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक कोना वो इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों का है। इन तीनों में सत्ता की जो भूख है वो देश को एक बड़े टकराव की तरफ धकेल रही है। और इस टकराव में सेना की क्या भूमिका है बांग्लादेश में? तो सेना का दखल हमेशा से रहा है। अब तो खुलकर है। पहले सेना पर्दे के पीछे से खेलती थी, अब वो मैदान में रेफरी की भूमिका में आ गई है। मतलब अब वो सीधे सीधे दखल दे रही है। बिल्कुल। अवामी लीग ने पूरे देश में आंदोलन का ऐलान कर दिया है और जवाब में अंतरिम सरकार सेना के दम पर ही सख्ती दिखाने की बात कर रही है। तो आगे चलकर वहां नागरिक अशांति और अस्थिरता का एक लंबा दौर देखने को मिल सकता है। अगर बांग्लादेश में इतनी अस्थिरता फैलती है, तो इसका सबसे ज्यादा असर तो उसके सबसे बड़े पड़ोसी यानी भारत पर पड़ेगा। भारत के लिए शेख हसीना कितनी जरूरी थी? उन्हें तो भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा जाता था। सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के लिए वो एक तरह से सुरक्षा कवच थीं। उन्होंने अपनी जमीन से भारत विरोधी आतंकवादी समूहों और आईएसआई की कमर तोड़ दी थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा। सीमा विवाद सुलझाए, व्यापार बढ़ाया, एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग किया। भारत के रणनीतिकारों के लिए हसीना का सत्ता में रहना पूर्वोत्तर की शांति की गारंटी जैसा था। तो इसीलिए भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। हाँ, डर यही है कि अगर बांग्लादेश में सत्ता किसी भारत विरोधी या कट्टरपंथी गुट के हाथ में चली गई तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अच्छा, तो भारत की इसी चिंता से हम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वाले मामले को जोड़कर देख सकते हैं।
मतलब बांग्लादेश में हसीना को सजा होती है और यहाँ भारत अचानक एक नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ हाई लेवल जांच बैठा देता है। ये कनेक्शन थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में अजीब लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। इसे समझने के लिए हमें हसीना और यूनिस के रिश्ते को देखना होगा। वो 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा से। 36 का आंकड़ा? हाँ, हसीना ने तो उन्हें सरेआम गरीबों का खून चूसने वाला सांप तक कह दिया था। सांप? इतनी कड़वाहट क्यों थी? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला तो ग्रामीण बैंक को चलाने के तरीके पर दोनों में टकराव था। दूसरा, यूनिस की जो बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता थी और राजनीति में आने की उनकी इच्छा। उसको हसीना अपने लिए खतरा मानती थी। बिल्कुल। और तीसरा, यूनिस को अमेरिका और पश्चिम का पूरा समर्थन हासिल था, जो हसीना को हमेशा खटकता था। ठीक है, ये दुश्मनी तो समझ आती है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि भारत की जांच सिर्फ एक संयोग हो? मतलब हो सकता है भारत के पास यूनुस के खिलाफ सच में कोई ठोस वित्तीय सबूत हो और इसका बांग्लादेश की राजनीति से कोई लेना देना ना हो। देखिए, संयोग हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। ज्यादातर जानकार इसे भारत का एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। एक पॉलिटिकल मैसेज। हाँ, भारत इस जांच के जरिए बांग्लादेश की नई सरकार और वहां की सेना को एक सिग्नल दे रहा है। सिग्नल ये है कि हम देख रहे हैं, हम इस खेल में शामिल हैं और हमारे हितों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। तो यूनुस पर दबाव बनाकर भारत अपनी अहमियत जता रहा है? हाँ, यूनुस जिन्हें अमेरिका का समर्थन है, उन पर दबाव बनाकर भारत ने इस पूरे समीकरण में खुद को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर दिया है। वाह, तो ये असल में हम यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 कहानियां देख रहे हैं। पहली, एक नेता का पतन। दूसरी, एक देश का लोकतंत्र जो सेना की परछाई में जी रहा है। और तीसरी, शायद वो कभी नहीं चलना चाहता था। बिल्कुल। और अब इस खेल में सिर्फ 3 किरदार नहीं है। नहीं, अब ये एक त्रिकोणीय संघर्ष बन गया है। एक कोने में चीन है, जो बांग्लादेश में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए खरबों डॉलर का निवेश कर रहा है और अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। दूसरे कोने में अमेरिका है, जो मानवाधिकार और लोकतंत्र का झंडा लेकर प्रोफेसर यूनुस के साथ खड़ा है। और तीसरे कोने में भारत है, जिसके लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। बांग्लादेश अब इन तीनों बड़ी ताकतों की खींचतान का अखाड़ा बन गया है। तो इस खींचतान का अंजाम क्या हो सकता है बांग्लादेश के लिए, और भारत के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं? देखिए, 3 बातें तो साफ है। पहली, बांग्लादेश में नागरिक अशांति बढ़ेगी, अवामी लीग चुप नहीं बैठेगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, अमेरिका और यूरोप इस फैसले पर चुप नहीं रहेंगे। और तीसरा, जैसा हमने कहा, सेना की भूमिका और भी ज्यादा निर्णायक हो जाएगी। और भारत के लिए इसका मतलब? भारत के लिए इसका सीधा मतलब है बॉर्डर पर तनाव, घुसपैठ का खतरा और कट्टरपंथी ताकतों के सिर उठाने का डर। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनकर उभरेगी। तो कुल मिलाकर शेख हसीना को मौत की सजा और प्रोफेसर यूनुस पर भारत की कार्रवाई, ये सिर्फ 2 खबरें नहीं हैं। ये इस बात का ऐलान है कि दक्षिण एशिया में शतरंज की बाजी पलट चुकी है। हाँ, पुराने दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और नए समीकरण बन रहे हैं जो पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को प्रभावित करेंगे। निष्कर्ष यही है कि भारत एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक रास्ते पर चल रहा है। बहुत मुश्किल। उसे अपने पुराने सहयोगी के पतन और नए सत्ता समीकरणों के बीच एक संतुलन बनाना है। उधर चीन इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। और अमेरिका अपने एजेंडे के साथ खेल को और उलझा सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। फौरी सवाल तो ये है कि हसीना की पार्टी इस फैसले को मानेगी या सड़कों पर खून खराबा होगा। लेकिन इससे भी गहरा सवाल कुछ और है। हाँ, गहरा सवाल ये है कि किसी देश के लिए बेहतर क्या है? एक ऐसा मजबूत नेता जो आर्थिक विकास तो देता है लेकिन लोकतंत्र का गला घोंट देता है, या फिर एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां भले ही सत्ता के लिए लगातार खींचतान चलती रहे लेकिन हर किसी को अपनी आवाज उठाने की आजादी हो। इस सवाल का जवाब सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य तय करेगा।